हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आप तो महान योद्धा हैं। लड़ाई का समय आने वाला है। हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। जिस प्रकार युद्ध से पहले एक सैनिक अभ्यास करता है, उसी प्रकार हम लोग भी, विद्यार्थी लोग भी, बोर्ड परीक्षा एक हमारा युद्ध है। युद्ध से पहले हम अभ्यास करेंगे। कहते हैं, जो सैनिक या जो योद्धा युद्ध से पहले जितना अधिक पसीना बहा लेता है, उसे युद्ध में उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। कहने मतलब ये हुआ कि जितना अधिक हम लोग प्रयास कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे पढ़ाई को, उतना अधिक हमें बोर्ड एग्जाम में टाइम बचेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम तो उतना ही होता है, बस होता क्या है कि जब हम समय को बर्बाद करते हैं सोचने में, विचारने में, प्रश्न को पढ़ने में, तो हमारा टाइम बर्बाद होता है। प्रश्न को आप देखें, तुरंत उसका आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए, तो आपके पास फास्ट है। अगर आपने मंथन किया कि ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, तो भी नहीं हो पाएगा आपका। आपको बिल्कुल जस्ट 1 सेकेंड में उसका आंसर देना है, समझ के कि मतलब उसका क्या आंसर होगा, और तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए, अभ्यास कर दीजिए। स्पीड से लिखिए आप, उतना आपका टाइम बचेगा। सोचे नहीं, कंफ्यूज मत होइए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिव एजुकेशनल फील्ड आपको मंडे को जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उतना रिवीजन करवाया जाता है, और जब पूरा तभी पूरा हो जाता है तो महान रिवीजन होता है। आज आपका महान रिवीजन है। आज हमारा जो टॉपिक है महा रिवीजन इन वन वीडियो, ऑल रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। मतलब आज हम लोग एक ही वीडियो में सभी नियम पढ़ेंगे। क्या नियम? किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आप डरे नहीं, बस आप जुड़े रहिए। आप कमजोर नहीं हैं। जीवन में पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको आसमान में ले जा सकता है। आज हम लोग चंद्रयान या चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं, सूर्य पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? ज्ञान के माध्यम से। आज हम पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में करे हुए हैं, मोबाइल के माध्यम से। तो ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मंथन के माध्यम से। तो यही पढ़ाई है। पढ़ाई हमें जो आगे ले जाए, जो हमें विकास की ओर मोड़े, लड़ाई की ओर नहीं बल्कि विकास की ओर मोड़े, वही पढ़ाई है। क्योंकि हमेशा अगर आप लड़ेंगे तो आपका विनाश ही होगा। इतिहास गवाह है कि कोई भी लड़ाई कभी भी उसमें लाभ नहीं, हमेशा नुकसान ही होता है। कभी कभी हमें लड़ना भी पड़ता है कि पढ़ाई जरूरी है। तो आप पढ़ाई करें, आप जुड़े रहें शिव एजुकेशन फील्ड से। यहाँ सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पूरा फील्ड, पूरा खेत मिलेगा। आपको पढ़ाई के बारे में, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन क्या है, धर्म क्या है, संस्कार क्या है, ये आपको सब सिखाया जाएगा। तो आप डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए मन से। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना एक ही वीडियो में। ठीक है? जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सभी पूरे नियम विस्तार से पढ़ाए गए हैं। कोई नियम में अगर दिक्कत हो तो हमारे पोस्ट पे जाकर उसमें पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। या शॉर्ट वीडियो में आप म्यूजिक प्लस ज्ञान दोनों प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में म्यूजिक और प्लस ज्ञान दोनों का मिक्सअप है। और आपके पोस्ट में ओनली और ओनली सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ नोट्स हैं। आप उनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है? आप अपने भाग के खुद निर्माता है। तो देखिए, पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आखिर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। वो बताया था हमने, जब भी आपको कोई चीज़ हम पढ़ाते हैं तो वो क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं आपको। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो हमने को बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस माने होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक कहते हैं जीवन पर दो चीजों है,
ए और एन से। एक होता है सकारात्मक विचार जो हमें विकास की ओर ले जाता है, और एक नकारात्मक विचार जो हमें पतन की ओर ले जाता है। उसे जीवन में दोनों चीज जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक अगर हमें ऊपर ले जाता है तो नकारात्मक भी हमें कुछ सिखाता ही तो है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में काम का होना पाया जाए, या किसी के गुण, अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए, या जिनमें सकारात्मक शब्द दिए हों, जैसे हमेशा, कोई, कुछ, इस प्रकार के, तो उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने को बताया था कि जिन वाक्यों में काम का ना होना पाया जाए और किसी के गुण, अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में ना बताया जाए, या जिसमें नेगेटिव वर्ड्स दिए हों। अब नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे नॉट, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, नॉट। जैसे आपका नेवर, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, ये सब आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। क्लियर हो गया? तो जिन वाक्यों में नेगेटिव वर्ड दिए हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? असल में अब देखिए, हम लोग इसका नियम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 आपको नियम पढ़ाया था हमने, आपको याद होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कि यदि वाक्य में एक सक्रिया दी हो, एक सक्रिया मतलब एक हेल्पिंग दी हो, हेल्पिंग वर्ब हो, या आप कहते आपको लग रहा है हेल्पिंग वर्ब होती है दो, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दी हो, चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी हो, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रयोग, तो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या कोई प्रयोग हो, कोई प्रयोग मतलब यूज क्या होता है? तो बता रहे जैसे कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, कोई भी प्रयोग से दिया हो, एक प्रयोग हो, तो हेल्पिंग वर्ब हो या कोई प्रयोग हो, तो प्लस क्या लगा देंगे आपको? नॉट, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग के बाद नॉट और जोड़ देना है, बाकी पूरा आपका जो करते हो। आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, प्रयोग भी याद होनी चाहिए। आप पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं, आपको उन्हें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है? पोस्ट भी पढ़े हुए हैं, शॉर्ट वीडियो भी पढ़े हुए हैं, और वीडियो भी पढ़े हुए हैं। आप डरिए नहीं, आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत हथियार है, बहुत मैटर है, अच्छे अच्छे मैटर है, बस आप पढ़ते रहिए। नंबर 2 क्या लिखा है हमने? यदि वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब हो, दो हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो आपका हो जाएगा HB मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मतलब क्या हुआ? एक सक्रिया पहले आएगी और एक बाद में आएगी, और नॉट बीच में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर सक्रिया एक दी हो या प्रयोग एक दिया हो तो नॉट उसके बाद आएगा, अगर दो दी हो तो नॉट बीच में आएगा। अगला देखिए नियम नंबर 3 लिखिए, 3 हेल्पिंग वर्ब। अगर 3 हेल्पिंग वर्ब दी हो तो आपका हो जाएगा पहले HB मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस HB मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, इस तरह का। मतलब एक सक्रिया नॉट के पहले और दो बाद में। क्लियर हो गया? तो आप डरे ही नहीं, जब भी किसी वाक्य में आपको सक्रिया मिल जाए या कोई प्रयोग मिल जाए, कोई भी प्रयोग मिल जाए, अबाउट टू, तो बोलो नॉट कहाँ पे आएगा? अबाउट धन नॉट धन बी, या अबाउट धन नॉट धन टू। अबाउट टू है तो अबाउट, जैसे शुड बी तो शुड नॉट बी। क्लियर हो गया? अलग देखिए, ये दो वाक्य हो गए जिसमें सक्रिया दी होती है,
अब मान लो सक्रिया न दी हो, आपको ने पढ़ाया था यदि कोई सक्रिया न दी हो और मुख्य क्रिया में क्या लगा हो, यस या ईएस, मतलब मेन वर्ब प्लस यस या ईएस, ना समझना। यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और ना कोई प्रयोग दिया हो, लेकिन मुख्य क्रिया का यस और ईएस वाला फॉर्म दिया। अपन ने पढ़ाया था कि मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं। मुख्य क्रिया क्या होती है, जो हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मेन वर्ब, जैसे जाना, खाना, बैठना, उठना, पढ़ना, इस तरह का, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमने को पढ़ाया था। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। या ऐसे बोल लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक फॉर्म आपका होता है आईएनजी फॉर्म और एक फॉर्म आपका होता है यस और ईएस फॉर्म। क्लियर हो गया, तो समझते हैं हम लोग। तो यदि वाक्य में कोई सक्रिया न दी हो और मुख्य क्रिया में क्या लगाओ, यस या ईएस लगाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता जो काम करता है प्लस डज और प्लस नॉट। उसमें डज नहीं दिया होगा, हमें डज लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पता है यस और ईएस वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है और प्रेजेंट इंडिफिनिट के साधारण वाक्यों में या जिन वाक्यों में हु या नेवर दिया हो वहां पर यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर वाक्य नेगेटिव हो तो वहां पे डज लगाते हैं। तो वही हो गया कर्ता प्लस डज प्लस नॉट, तथा यस या ईएस को हटा देंगे, इसको हटा देंगे। क्लियर हो गया, इसको नहीं लगाएंगे। अगला देखिए, नियम 5 देखिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल मतलब वाक्य में कोई सहायक क्रिया न दी हो और मुख्य क्रिया में यस और ईएस भी न दिया हो, केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हो। केवल क्या दिया हो, फर्स्ट फॉर्म दिया है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य होता है, लेकिन कर्ता जब बहुवचन का हो। जब कर्ता एक वचन का होता है तो वहां पे यस और ईएस आता है, जब कर्ता बहुवचन का होता है तो वहां केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या करेंगे आप लोग, तो आप करेंगे कर्ता प्लस डू नॉट, डू प्लस नॉट, और बाकी सब पूरा शेष जो करते हो, कुछ बदलेंगे नहीं, बाकी जो करते हो जो लिखा होगा उसको वही लिख देंगे। क्लियर हो गया। अगला देखिए 6 नंबर देखिए, अगर वाक्य में क्या हो, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हो, ये होता है पास्ट इंडिफिनिट। आपको हमने पढ़ाया था कि 12 टेंस में सिर्फ एक टेंस ऐसा होता है, वो भी पास्ट इंडिफिनिट, इसमें सेकेंड फॉर्म आता है। ठीक है, मतलब कोई सक्रिया नहीं दी होती है, केवल और केवल सेकेंड फॉर्म दिया। क्या करेंगे आप लोग, तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट, कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, धन शेष। ठीक है, कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, बाकी पूरा शेष। ठीक है, आपको हमने बताया था
जहां पर भी डिड आता है वहां फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जब डिड नहीं आएगा तो सेकेंड फॉर्म आएगा। कभी भी डिड के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं आता। क्लियर हो गया? अगला देखिए, तो ये आपके टेस्ट वाले थे, प्रयोग वाले भी आपके हो गए। या मान लीजिए अगर हम बात करें प्रयोग की, इसे बोलते हैं हम लोग यूज, या इसे बोलते हैं हम लोग मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या बोलते हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये थी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कुछ, और ये मॉडल हेल्पिंग। क्या उसमें क्या होता था? ये ऐसा क्या हो गया? कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, अबाउट टू, बिगेन टू। इस प्रकार आपको हम पढ़ा चुके हैं। इन सब से आपका कैन का प्रयोग कहाँ होता है? तो बताया था आपको हमने, जहाँ पे सकता है, सकती है, सकते दिया हो। कुड का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे दिया हो सकता था, सकती थी, सकते थे। क्लियर भैया? शुड का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे लिखा हो वो चाहिए सब दिया हो। क्या दिया हो? जहाँ पे चाहिए सब दिया हो शुड बोलते हैं। मस्ट कहाँ पे आता है? जहाँ पे अवश्य चाहिए दिया, मतलब अवश्य भी लिखा हो और चाहिए भी लिखा हो। मे का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे सकता है, सकती है, सकते हैं, तथा आज्ञा मांगी जाए या दी जाए या संभावना प्रकट हो या भगवान से प्रार्थना की जाए। मतलब चार चीजें होती हैं। नंबर 1 तो आज्ञा मांगी जाए या आज्ञा दी जाए या संभावना प्रकट हो या भगवान से प्रार्थना की जाए। विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या शॉर्ट वीडियो देखिए, या पोस्ट पे भी सब लिखा हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, कह रहे इनके बाद क्या लगा देंगे? नाट प्लस नाट। पर कब? जब एक प्रयोग हो तो, अगर दो तो नाट बीच में आएगा। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे अबाउट टू में क्या आएगा? अबाउट नॉट टू, यहाँ पे बिगेन नॉट टू। क्लियर हो गया? नियम वही ऊपर की तरफ। अगला देखिए, 8 नंबर आपको हमने पढ़ाया था इंपरेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा दी जाए। क्या होगा भैया? इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाए। क्या दी जाए भैया? आज्ञा। आपको ने बताया था ये कौन से वाक्य होते हैं? जिन वाक्यों में आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि जो वाक्य शुरू होते हैं मुख्य क्रिया से, या शुरू होते हैं डू नॉट से, या शुरू होते हैं प्लीज से, या शुरू होते हैं नेवर से, या लेट से, या लेट अस से, तो उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव बनना, तो हमने को नियम नंबर 1 पढ़ाया था। यदि वाक्य मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया से शुरू हो, यदि मेन वर्ब से शुरू, मतलब वाक्य कैसे शुरू हो? मेन वर्ब से शुरू हो। क्या करेंगे? वाक्य के पहले डू नॉट, यदि कोई वाक्य मुख्य शुरू हो। मुख्य क्या होती है? जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना,
हंसना, रोना, गाना, तो इनके पहले डू नॉट जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? अगला ध्यान रखिए, यदि वाग प्लीज से, शुरू प्लीज से शुरू, तो प्लीज प्लस डू नॉट। ठीक भाई, प्लीज प्लस डू नॉट। अगला देखिए सी नंबर, यदि वाक्य में नेवर दिया हो, मतलब यदि कोई वाक्य शुरू हो नेवर से, जैसे नेवर टेल है लाई, तो नेवर का सॉरी, यदि वाक्य ऑलवेज शुरू हो, ऑलवेज से, यदि वाक्य ऑलवेज से शुरू हो तो ऑलवेज बोलते हैं नेवर में, आपको बताया था ना, नेवर में जहां पे ऑलवेज लिखा होगा वहां पे नेवर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी पूरा वही से दिया जाए, ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो नेवर हेल्प द पुअर, ऑलवेज टेल ए लाई, तो नेवर टेल ए लाई। क्लियर हो गया? अगला देखिए, आपका डी नंबर है इंपेरेटिव सेंटेंस का, यदि वाक्य शुरू होगा से लेट से, लेट से शुरू, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाक्य पहले डू नॉट आ जाएगा, फिर लेट आ जाएगा। ठीक है? यदि कोई वाक्य लेट से शुरू होता है, क्या शुरू होता है, लेट से, तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लेट के पहले डू नॉट और जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? अगला देखिए, ई नंबर आपका नियम है, यदि वाक्य शुरू हो लेटस से, तो इसके हमने दो नियम बनाए। देखो, एक तो नियम आपका ये होता है डू नॉट या डोंट, जहां जहां पर भी डू नॉट लिखा है वहां पे हम डोंट लिख सकते हैं। डू नॉट विस्तार का पूरा रूप है और डोंट शॉर्टकट में है। स्पीकिंग भाषा में हमेशा डोंट का प्रयोग किया है, तो डू नॉट मतलब डोंट, इसके बाद लेटस, वही पूरा वही, अथवा लेट अस नॉट, मतलब कहने मतलब चाहे तो आप वाक्य के पहले डू ना लगा दें या फिर लेट अस के बाद ना लगा दें, दोनों सही है। हो गया? अगला देखिए, अगला आपको नंबर पढ़ाया था मैं आपको, नौ नंबर, कुछ शब्द बदलकर कुछ शब्द बदलकर, ठीक है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप उनको हटा दीजिए और वो लगा दीजिए, बस हो जाता है आपका। जैसे जैसे आपका होता है, कुछ शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग, जैसे कहीं पर अगर लिखा हो ईवर या लिखा हो ऑलवेज, ऑलवेज तो होता है नेवर, चाहे ईवर हो चाहे ऑलवेज हो जाए। जैसे लिखा हो सम, कहीं पर भी सम लिखा हो तो उसका होता है नो, जैसे समबडी का नोबडी, समवन का नो वन, समवेयर नो वेयर, समवन नो वन, कहीं पर भी सम लिखा हो तो उसको नो करते। क्लियर हो गया? बाकी विस्तार से पढ़ने के लिए पिछले वीडियो में आप जाइए, उसमें सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला आपका नियम है 10 नंबर, देखिए, यदि वाक्य में एज सून एज डॉट डॉट कामा दिया हो, क्लियर हो गया?
इसकी हिंदी होती है ज्यों ही त्यों ही। ठीक है, तो इसका हमने वो नियम पढ़ाया था, अगर वाक्य में एज सुन एज दिया हो तो उसका अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या हो जाएगा बताइए आपका, यहाँ पे हो जाएगा नो सूनर डिड धन फर्स्ट फॉर्म, नो सूनर डिड धन फर्स्ट फॉर्म, और जहां पे कामा होगा वहां पे हो जाएगा देन THAN होता है, ध्यान रखना, गलती में करना, क्या होता है THAN, EN नहीं होता है, THAN होता है। अरे देन, ठीक है, अरे क्या होता है देन, क्लियर, आप बुक में दे सकते हैं, वहां पे देन ही होता है, तो कभी मत होना, क्लियर हो जाए। तो नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस देन, ठीक, समझते हैं हम लोग, ध्यान समझते हैं हम लोग। as soon as राम saw him, मतलब जो ही राम ने उसे देखा, he began to jump happily, मतलब जो ही राम ने उसे देखा त्यों ही वह जोर जोर से खुशी से क्या करने लगा, जंप करने, कूदने लगा। क्या बनेगा आपका, बन जाएगा तो नो सूनर डिड, आपको ने बताया था अभी कि जब डिड आएगा तो आप फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो नो सूनर डिड राम सी हिम, तो नो सूनर डिड राम सी हिम कामा he began to jump happily, हो गया, अलग लिखिए, as soon as my father, as soon as my father bought a new book, as soon as my father bought a new book, so I began to laugh, मैं हंसने लगा, मतलब जो ही मेरे पिताजी ने मेरे लिए या मुझे, as soon as my father bought a new book, या bought me या कर लीजिए me, तो as soon as my father bought me a new book, I began to laugh, क्या बनेगा आपका, तो no sooner did my father buy me a new book, तो no sooner did my father buy me a new book,
comma, I began to laugh. हो गया? ये आपके थे क्या थे? अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। सभी रूल्स आप समझ आ गए होंगे, इन्हें आप लोग याद कर लेंगे। जिन्होंने भी या जिन्हें भी विस्तार से पढ़ना हो वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल है वो दे सकते हैं, कुछ बुक की मदद ले सकते हैं और आप अच्छा पढ़ें। 3 नंबर लिखिए, ही वाज इल, मतलब वह बीमार था। तो यहाँ पे वाज है, तुमको क्या बनाएगा? ही वाज नॉट इल, वह बीमार नहीं था। चलो रखिए, राम इज बीइंग taught, he is being taught by राम, मतलब वह राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ये बात पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? तो he is not being taught by राम। ठीक है, आपको हमने कुछ नियम और बताए थे, अगर आपको याद होगा कि यदि वाक्य इम्परेटिव वाक्य पैसिव वॉइस में हो, कैसा हो? यदि इम्परेटिव वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बी वा टू के पहले नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है ना, पढ़ा आपको याद होगा। वैसे तो सक्रिय के बाद नाट आता है, लेकिन अगर वाक्य में अगर इम्परेटिव वाक्य सक्रिय आती नहीं है तो हम क्या करेंगे? टू के पहले या बी के पहले नाट जोड़ देते। समझिए, जैसे इट let it be done, हो गया? या let it be done by you। तो देखिए यहाँ पे let लिखा है ना, पर ये बात पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचानेंगे आप? जब let लिखा हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो let के पहले डू नॉट आता है, पर अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो लेट के पहले डू नॉट नहीं आएगा, बल्कि कहाँ पे आएगा? बी के पहले आएगा। क्या बनेगा बताइए, बन जाएगा आपका। तो लेट इट नॉट बी डन, हो गया? देखिए, let the match be played. Let the match be played by you. क्या बनेगा? Let the match not be played
played by you. समझ गया? अगर लिखिए you are requested to open the door. क्या समझना? यद्यपि इसमें आर लिखा है लेकिन ये वहां की इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है. यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो कैसे बनेगा? तो बन जाएगा आपका यू आर requested not to open the door. You are requested not to open the door. क्लियर हो गया? इसी प्रकार का वाक्य आए तो आप नॉट लगा देना. क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. यदि पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को उसके बारे में बताएं कि शिव एजुकेशन फील्ड एक ऐसा चैनल बनने जा रहा है. इसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं बल्कि सामाजिक ज्ञान भी देगा आपको. जीवन कैसे जिया जाता है हमें चिंतन करना है, विचार करना है. हमें सिर्फ कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देना है बल्कि खुद जानना है कि अगर गलत क्या है. माता पिता हमसे क्या उम्मीद लगाते हैं, क्या उन्हें चाहिए, पढ़ाई किसके लिए, अपने आप से प्रश्न करो. हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए पढ़ रहे हैं. क्योंकि पढ़ाई वो चीज़ है जिसको ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना पत्नी ले सकती है. ज्ञान जब लगा आप हैं, ज्ञान आपके साथ रहेगा. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक साथ हम फिर मिलेंगे. आप सबका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन आनंद से भर जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना रहती है. आप लोग हमेशा ईश्वर को मानिए, किसी को भी अपना इष्ट बनाइए, जिसको भी आप मानते हो, लेकिन आपके ऊपर एक कोई इष्ट होना चाहिए, आपका ईश्वर होना चाहिए. तो जय हिंद, जय भारत.